नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शर्मा आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स से। पिछले वीडियो में हम सीख रहे हैं बिजनेस अकाउंटिंग और बात कर रहे हैं अकाउंटिंग वोकैबुलरी की, लेखांकन शब्दावली की, कि हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे वर्ड यूज में लिए जाते हैं लेकिन हम उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें उनका मीनिंग पता नहीं होता, हम भूल जाते हैं, हमें एंट्री करते टाइम वो वर्ड याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीज़न इज़ दैट कि हमने उसको सिर्फ पढ़ा है, सीखा नहीं है। पढ़ने में और सीखने में दोनों बातों में अंतर है। जो आपने सीख लिया वो एनी टाइम आपको याद रहेगा, आप कभी भी उसका यूज़ ले लीजिए। जस्ट लाइक आपने बचपन में कैसे कबूतर लिखना सीखा था, आपको आज भी आता है। सेम लाइक अकाउंट्स है, बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है। सिर्फ किसकी बात करनी है? एप्लीकेबिलिटी की बात करनी है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ वर्ड डिस्कस किए थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, और हमने कहा था ये सब रियल अकाउंट है। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी वस्तु की बात करें, कोई भी वस्तु, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, ये मार्कर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर मेरे लिए गुड्स भी हो सकता है और असेट्स भी हो सकता है। गुड्स कब होगा? जब मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है, और जब मैं बेचने के लिए खरीदूंगा तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, तो मेरे अकाउंट्स में इन पांचों में से कोई नाम यूज लिया जाएगा। यदि मैंने खरीदा है तो परचेज, खरीदा हुआ मैंने वापस लौटाया है तो परचेज रिटर्न, मैंने बेचा है तो सेल्स, बिका हुआ वापस आया है तो सेल्स रिटर्न, और यदि मेरे पास रखा है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। लेकिन यदि मैंने किसी वस्तु को यूज के लिए खरीदा है तो वो असेट्स कहलाएगी। करेक्ट? और जब असेट्स होगी तो उसका असेट्स का नाम लिखा जाएगा बकायदा। हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो उस अकाउंटिंग में हम उसका नाम लिखेंगे कि हमने बिजनेस के लिए कार खरीदी, यूज के लिए हमने कार खरीदी, तो हम उसको कार के नाम से लिखेंगे क्योंकि किसके लिए है? यूज के लिए। लेकिन वही कार यदि किसी कार शोरूम में है तो किसके लिए है? बेचने के लिए, तो वो वहां क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। तो गुड्स के लिए हमारे अकाउंट में 5 नाम यूज किए जाते हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा था परचेज एंट्री करते समय डीआर भी होता है और सीआर भी होता है। परचेज का ट्रांजैक्शन इफेक्ट डीआर और सीआर दोनों था। परचेज रिटर्न का सीआर था, सेल्स का सीआर था, सेल्स रिटर्न का डीआर था और स्टॉक का डीआर था। देखें तो बाकी सबका तो ठीक है, एक एक है, लेकिन परचेज डीआर भी होता है और सीआर भी होता है। क्वेश्चन मार्क लगता है, ये चीजें आपको पता है। रीजन पीछे क्या है? परचेज डीआर होता है, सीआर होता है। परचेज डीआर भी होता है, सीआर भी होता है, लेकिन कब? डीआर कब होता है और सीआर कब होता है? क्या जवाब होगा हमारे पास? हमारे पास जवाब नहीं होता है। हम पूछ लें बेटा परचेज डीआर और सीआर दोनों होता है, डीआर कब होता है, सीआर कब होता है, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब आना चाहिए। कैसे आएगा? जब आपके माइंड में लॉजिक होगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी सब रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हो तो रूल ये कहता है आने वाली वस्तु डीआर और जाने वाली वस्तु सीआर। तो ये सब किसके लिए आ रहे हैं? गुड्स के लिए। मैंने गुड्स परचेज किया, खरीदा, तो मैं अकाउंट लिखूंगा परचेज। आ रहा है मेरे बिजनेस में, आएगा तो डीआर, जाएगा तो सीआर। जाएगा कब? जब मैं माल बेचूंगा। तो मेरा सेंटेंस चेंज हो गया, बेचूंगा तो क्या आएगा? सेल्स आएगा। सेल्स सीआर होता है, हमें पता है, लिखा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि परचेज ही डीआर होता है, परचेज ही सीआर होता है। तो डीआर का एस्पेक्ट तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरा नियम लग रहा है। नियम क्या लग रहा है? जो वस्तु व्यापार में आती है वो डीआर। तो मैंने माल खरीदा, माल मेरे बिजनेस में आ रहा है तो परचेज डीआर होगा, लेकिन परचेज सीआर कब होगा? तो हम कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर जाएगा जब सीआर। तो मैं कहता हूं बेटा जाएगा कब? जब हम रिटर्न करेंगे, जब हम बेचेंगे। तो दोनों वर्ड अलग अलग लिखे हैं। मैं रिटर्न करोगे परचेज रिटर्न सीआर होता है, बेचोगे सीआर होता है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि परचेज ही सीआर होगा? क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है, कब परचेज सीआर होगा? व्हाट इज द आंसर? जवाब क्या निकल के आता है? सोचिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप कॉमर्स हैं तो भी सोचिए क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि परचेज सीआर कब होता है? शायद नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डीआर का तो समझ में आ गया, लेकिन सीआर कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कभी हमने उस पर फोकस ही नहीं किया। फोकस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारे अकाउंटिंग के वो बेसिक्स हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते। यदि हम इन पे ही फोकस कर लें तो हमें बहुत अच्छे अकाउंट्स आ सकती
है और हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन हम इनको लाइटली ले जाते हैं, हम इन पर फोकस नहीं करते हैं। दैट इज द बेस। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप मंजिल कितनी अच्छी बना लो, वो सक्सेस नहीं है। कितना बड़ा आपको अकाउंट्स आता है डजंट मैटर, क्या बेस आपको आता है? बेस आपको नहीं आता है तो आपको चाहे कितना बड़ा अकाउंट्स आता हो या आपके पास कॉमर्स की कोई भी डिग्री हो, वो सब वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि आपके पास क्यों का जवाब नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। यू कांट प्रूव, आप प्रूव नहीं कर सकते, और प्रूव नहीं कर सकते तो आपकी डिग्री काम नहीं करेगी, आप काम करेंगे, आपकी स्किल्स काम करेंगी। और वो कब काम करेंगी? जब आप परफॉर्म करेंगे। वो कब करेंगे? जब आपको आता होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, परचेज सीआर कब होता है? परचेज डीआर भी होता है, परचेज सीआर भी होता है। डीआर तो समझ में आ गया, डीआर कब होता है? जब हम माल खरीदेंगे, हमारे बिजनेस में माल आएगा तो परचेज डीआर होगा। सीआर कब होगा? सीआर का लॉजिक हमारे पास है। कब होगा? जब हमारे बिजनेस से माल बिना सेल किए चला जाएगा, विदाउट सेल, बिना बेचे हमारे बिजनेस से जब माल चला जाए तो उस परिस्थिति में परचेज सीआर होता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, बिना बिके कैसे जाएगा, बिना लौटाए कैसे जाएगा? लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमारे बिजनेस से माल बिना बिके चला जाता है। जैसे हमने माल दान में दे दिया, हमारा माल चोरी हो गया, हमने माल फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, हम माल को घर में ले गए काम यूज लेने के लिए, हमने ड्राइंग कर लिया। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें हमारे बिजनेस से माल बिना बिके चला जाता है। तो जिस सिचुएशन में माल बिजनेस से बिना बिके चला जाए, वहां परचेज ही सीआर होता है। आप लोग करते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप खुद एंट्री पुट करते हैं कि मैंने 2000 रुपए का माल घर के काम में ले लिया, गुड्स ऑफ ₹2000 यूज फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आप एंट्री बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा परचेज सीआर क्यों हुआ है, यू हैव नो आंसर। फिर उस एंट्री का क्या मतलब रहा? क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे वो सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा कि यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। और हाउ कुड यू जस्टिफाई योरसेल्फ? कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। वो कब पता होगा? जब आप बिहाइंड द लॉजिक होंगे। सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा कि आप सही कर रहे हैं या, इसीलिए इस कंटेंट की नीड है आपको। टैली तो बहुत आगे की बात है। यदि आपको अकाउंट्स नहीं आती है तो आपको टैली आती है या नहीं आती है उससे कोई मतलब। टैली आती है, अकाउंट्स नहीं आता तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल हमारे पास होना चाहिए। तो परचेज एंट्री करते समय डीआर और सीआर दोनों होता है। डीआर कब? जब माल आएगा। सीआर कब? जब माल बिना बिके चला जाएगा। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल आपने वापस लौटाया, वो परचेज रिटर्न होगा। परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा के दिखाया जाता है। माल बेचा, सेल्स वर्ड आएगा। बिका हुआ माल आपके पास वापस आ गया, सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से घटा के दिखाया जाता है। और स्टॉक जो माल आपके पास बचता है उसे स्टॉक कहते हैं। और हमारे अकाउंट्स में स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यदि स्टॉक की बात बिजनेस के शुरू में की जाए दैट इज कॉल्ड ओपनिंग, और एट द एंड ऑफ द ईयर की जाए दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। और असेट्स की हम बात कर ही चुके कि असेट्स क्या है। असेट्स जब आप खरीदोगे असेट्स का नाम लिखा जाएगा, बेचोगे तो भी असेट्स का नाम लिखा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे हम कहते हैं हिंदी में बैंक अधिविकर्ष। ट्रांजैक्शन इफेक्ट की बात करें क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस की बात करें क्रेडिट होता है, और हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बहुत कॉमन वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरली हम सुनते हैं, बैंक में सुनते हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। हम क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। हमारे स्टूडेंट कहता है सर खाते में जितने पैसे जमा हैं उससे ज़्यादा पैसे निकालना। आपने जो सेंटेंस बोला है क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपके पास जो नॉलेज है क्या यूजेबल है? आपने कहा कि हमने खाते में जो जमा है उससे ज़्यादा पैसा निकालना आप कर सकते हो। आपके खाते में 1000 रुपये हैं, आप 1001 निकाल सकते हो? आंसर आता है नहीं। तो फिर
इट मीन्स आपको जो पता है वो गलत है, इसमें यूज नहीं हो रहा है। प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, प्रोफेशनल मीनिंग पता होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? तो हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है जो कौन देता है? बैंक देता है। किसको देता है? करंट अकाउंट होल्डर को देता है, या बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है। इस फैसिलिटी में बैंक हमें एक क्रेडिट लिमिट देता है जिसका यूज हम पेमेंट के लिए कर सकते हैं। वो लिमिट बैंक हमें हमारे सिक्योरिटी के बेस पर देता है, जो सिक्योरिटी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक हमें उसका 80-90% क्या देता है? ओवरड्राफ्ट देता है, जिसका यूज मैं अपने पेमेंट्स के लिए कर सकता हूं। यदि मैं इस पैसे को यूज करता हूं तो बैंक मुझसे इस पैसे का इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो भी उस टाइम तक जब तक मैंने वो पैसा वापस डिपॉजिट नहीं किया। जिस दिन मैं वापस डिपॉजिट कर देता हूं मेरा इंटरेस्ट बंद हो जाता है। तो बैंक के ओवरड्राफ्ट एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो हमारे करंट अकाउंट होल्डर, बिजनेसमैन यूज ले सकते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज हम यूज नहीं ले पाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक सुविधा है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को देता है। इस सुविधा में बैंक हमें एक लिमिट देता है हमारी सिक्योरिटी के बेस पर। जैसे लाइक हम एफडी कराते हैं, एफडी कराकर हम अपने पास रख लेते हैं, हमारे अलमारी में एफडी रखी होती है, अलमारी में रखी हुई होती है, उसका कोई यूज नहीं है, वो मैं निकाल कर बैंक में डिपॉजिट करता हूं, मेरी एफडी भी सेफ है, प्लस उस पर मुझे फंडिंग भी होती है, लिक्विडिटी भी मिलती है कि 5 लाख की एफडी करा दी तो आपके 5 लाख तो गए, सेफ हैं। अब आप उन 5 लाख को तोड़ना नहीं चाहते और आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस एफडी को बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। वो एफडी सेफ रहेगी, उस पर इंटरेस्ट भी आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा और उसका एक फिक्स परसेंटेज 80-90% बैंक आपको लिक्विडिटी भी दे देगा, जिसका यूज आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं। यदि आप उस पैसे को यूज करते हैं तो आपको वो पैसा वापस बैंक को पे करना होता है। पे करना है इसलिए हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी होता है इसलिए एंट्री करते समय सीआर होगा, क्लोजिंग बैलेंस सीआर होगा, और बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमें ये पैसा वापस किसको पे करना है? बैंक को पे करना है। नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, विनियोग। ट्रांजैक्शन इफेक्ट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, बिजनेस की एसेट्स। बहुत कॉमन वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग। किसे कहते हैं हम? विनियोग। क्या होता है विनियोग? 2 वर्ड होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपके सामने लिखा है, किसी के कंपैरेटिवली एक अकाउंट्स वर्ड और लिखता हूं, एक्सपेंसेस, खर्चे। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक ह्यूमन नेचर है। आदमी खुद कहता है आज मैंने इन्वेस्ट किया है, हमारे मुंह से खुद निकलता है आज तो 100 रुपए खर्च हो गए, 500 रुपए खर्च हो गए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट कि वह खाता जिसके नाम से मुझे पता लग जाए कि मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस। और ये ह्यूमन नेचर है, इंसान अपना प्रॉफिट लॉस खुद जज कर सकता है, उसको पता है कि कहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ मुझे लॉस हो रहा है। बिल्कुल रिलेट करता है ये अकाउंट्स जो है, वो हमारा डे रूटीन का पार्ट है। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक कंप्लीट अकाउंट्स होता है, हम उसे रिलेट नहीं कर पाते, बस प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा होता है। तो 2 वर्ड आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? विनियोग। विनियोग मतलब बिजनेस का पैसा मैंने बिजनेस से उठाकर किसी ऐसी जगह लगाया है जहां मेरा पैसा भी सेफ है, प्लस मुझे रिटर्न भी मिलता है। जैसे मैंने एफडी करा दी या मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा भी सेफ है, मुझे उस पर रिटर्न भी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एंट्री करते समय डीआर होगा, असेट्स है मेरे बिजनेस की, क्लोजिंग बैलेंस भी डीआर होगा, और मेरे बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स। क्लोजिंग बैलेंस का आपको पता होना चाहिए कि जब आप अकाउंट बनाएंगे पॉजिटिवली डेबिट ही आना चाहिए, क्रेडिट आ रहा है, इट मींस आपने कहीं ना कहीं गलती
की है। वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव कंसेप्ट, वी हैव अजम्पशंस, हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है, कंसेप्ट है, वी हैव टू फॉलो, हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड वर्ड लिखा है आपने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी खर्चे, नाम से रिप्रेजेंट है कि आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो पे आउट करते हैं उसे एक्सपेंसेस कहते हैं, खर्चे कहते हैं। खर्चे सारे डीआर होते हैं, इफेक्ट भी डीआर होगा, ट्रांजैक्शन इफेक्ट डीआर होता है, क्लोजिंग बैलेंस डीआर होता है, खर्चे हमारे एसेट्स में रखे जाते हैं। हमारे अकाउंट्स में खर्चे दो तरह के होते हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट का मतलब है ऐसा खर्चा जिसके बिना गुड्स का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, जिसके बिना गुड्स आगे प्रोसेस नहीं होगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे खर्चे क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। ये सर शॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट कि आज तक हमें नहीं पता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या होता है, डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, रिलेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए। डायरेक्ट वो है जिनके बिना गुड्स का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट जिनके बिना प्रोडक्शन तो होगा, इफेक्ट तो होगा, लेकिन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे इफेक्ट होगा, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आगे अकाउंटिंग के बेस पर इनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है कि डायरेक्ट कहाँ आते हैं और इनडायरेक्ट कहाँ आते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इनको रिलेट करेंगे कि ये आगे कहाँ आते हैं और कहाँ नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, देखिएगा। थैंक यू सो मच।